पहली बड़ी खबर है, सुसाइड और हमास वाला प्लान। दिल्ली में जो धमाका हुआ, आतंकियों का कहना है वो सिर्फ ट्रेलर था। ये बड़ा भीषण धमाका जो दिल्ली में हुआ, ये तो दबाव में और जबरदस्ती किया गया धमाका था और अनप्लान्ड था, पूर्व नियोजित नहीं था। उनकी तैयारी इससे बड़े धमाके की थी। इस धमाके के बाद आपको बताऊं, देश की राजधानी दिल्ली में दहशत है, डर है और खौफ है इस धमाके की तस्वीर देखने के बाद। लेकिन आज तस्वीर देखिए, साकेत कोर्ट में बम की खबर मिली। बम की खबर मिलने के बाद साकेत कोर्ट की तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली का साकेत कोर्ट है। सारे वकील बाहर थे, मुवक्किल बाहर आ गए थे। कोर्ट में जैसे ही खबर मिली बम होने की खबर, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। दिल्ली धमाके के बाद इस तरह की खबर मिली थी। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, पटियाला हाउस कोर्ट की। पटियाला हाउस कोर्ट में बाकायदा जांच हो रही थी और पटियाला हाउस कोर्ट में भी इसी तरह की खबर मिली, बम होने की जानकारी। इसके अलावा देखिए जरा द्वारका में क्या था। द्वारका कोर्ट में भी यही खबर मिली कि बम हो सकता है, बम की अफवाह की जानकारी मिली। उसके बाद देखिए डॉग स्क्वाड पहुंचा। रहेगा सर, थोड़ा सा आगे ले लो। देखिए जरा, ये सब कुछ जानकारी मिली, अफवाह बाद में साबित हुई। लेकिन उमर जिसने आतंकी धमाका किया, जो आत्मघाती था उमर, इसने देश की राजधानी दिल्ली और लाल किले के बाहर खुद बम लगाया और फट गया। ये तो मर गया, जान चली गई, लेकिन मौत से पहले इसने एक वीडियो बनाया। जो वीडियो अब सामने आया है, यह है आतंकी उमर का वीडियो, जिसमें वो बता रहा है कि उसने क्यों आत्मघाती हमला किया, जिसमें वो बता रहा है कि वो सुसाइड बॉम्बर क्यों बना है। Martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, and there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person, one of the very misunderstood concepts, लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो ये बात समझ ही नहीं पाते कि फिदायीन हमला है क्या। वो मानते हैं कि ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और ना ही किसी सभ्य समाज में इसे मंजूर किया जा सकता, लेकिन ये सुसाइड हमला नहीं है। इस्लाम में इसे शहादत का ऑपरेशन माना जाता है। हालांकि बहुत से लोग इसका विरोध भी करते हैं और इसके खिलाफ अलग अलग तर्क पेश करते हैं। शहादत का ऑपरेशन वो है जिसमें कोई शख्स ये मान लेता है कि वो एक तय समय पर जरूर मरेगा। ये बहुत ही खतरनाक हालात है। वो खुद को ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां से उसे लगता है कि मौत ही आखिरी मंजिल है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसकी मौत कब और कहां होगी। ये तभी मुमकिन है जब मुकद्दर में ही मौत लिखी हो। लोगों की सबसे बड़ी गलती है दिल्ली धमाके पर बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पहली बार टीवी पर सुसाइड बॉम्बर बोला। उमर सुसाइड को शहादत क्यों कह रहा है और क्या दिल्ली में दर्जनों आत्मघाती हमले होने वाले थे? क्या उमर जैसे मानव बम से 200 धमाकों की तैयारी थी?
आतंकियों के हमास प्लान का भी खुलासा हुआ है। उमर का एक साथी रॉकेट और ड्रोन से हमास जैसे हमले की तैयारी में था। तो क्या दिल्ली धमाके के पीछे जैश के साथ हमास आतंकियों का भी हाथ है? अब आइए मैं आपको बताऊं उमर क्या कह रहा है। यह उमर का वीडियो है और यह धमाके वाला वीडियो। आतंकी उमर का धमाके से पहले का नया वीडियो आया है और 80 सेकंड के वीडियो में आत्मघाती हमले को जायज ठहराता है और बार बार मौत से ना डरने की बात कहता हुआ दिखता है। मतलब उमर फिदाइन हमला पहले से प्लान कर रहा था। दावा है कि उमर ने यह वीडियो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही बनाया। उसके गले के पास माइक लगा हुआ है और बेहद शांत स्वर में बोल रहा है। इसे देखकर लग रहा है कि उमर ने पूरी तैयारी के साथ वीडियो बनाया और हमले से पहले के वीडियो में डॉक्टर उमर फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है। क्या उमर दूसरे डॉक्टर और पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ जोड़ रहा था? अंग्रेजी में वीडियो रिकॉर्ड कर क्या वो युवाओं को संदेश देना चाहता था? बताना चाहता था कि जैश जैसे संगठन से पढ़े लिखे लोग जुड़ रहे हैं, विज्ञान तकनीक का इस्तेमाल कर कट्टरपंथ फैलाने में मदद कर सकते हैं। दावा है कि उमर का यह वीडियो उसके भाई की एक गलती से सामने आया। यानी ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को वीडियो मिला कैसे? जिस फोन से उमर ने वीडियो बनाया उसे कश्मीर जाकर भाई को दे दिया। कार धमाके से पहले और बाद में गिरफ्तारियां हुई तो वो घबरा गया। उसने उमर का फोन घर के पास एक तालाब में फेंक दिया। जांच एजेंसियों ने उमर के दोनों फोन की लोकेशन ट्रेस की। एक की आखिरी लोकेशन शोपियां मिली और दूसरे की दिल्ली मिली। दोनों एक ही वक्त में बंद हुए थे तो एजेंसियों को शक हो गया। सख्ती से उमर के भाई से पूछताछ की गई तो उसने सच उगल दिया है। पुलिस और जांच एजेंसियों ने तालाब के अंदर से उमर का फोन बरामद किया और फोन के डेटा को स्कैन करने पर उमर का यह वीडियो सामने आया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा उमर क्या कह रहा है इस वीडियो। One of the very misunderstood लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो ये बात समझ ही नहीं पाते कि फिदाइन हमला है क्या। वो मानते हैं कि ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और ना ही किसी सभ्य समाज में इसे मंजूर किया जा सकता है। लेकिन ये सुइसाइड हमला नहीं है। इस्लाम में इसे शहादत का ऑपरेशन माना जाता है। हालांकि बहुत से लोग इसका विरोध भी करते हैं और इसके खिलाफ अलग अलग तर्क पेश करते हैं। शहादत का ऑपरेशन वो है जिसमें कोई शख्स ये मान लेता है कि वो एक तय समय पर जरूर मरेगा। ये बहुत ही खतरनाक हालात हैं। वो खुद को ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां से उसे लगता है कि मौत ही आखिरी मंजिल है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसकी मौत कब और कहां होगी। ये तभी मुमकिन है जब मुकद्दर में ही मौत लिखी हो। देखिए, सुइसाइड बॉम्बर बता रहा है कि आत्मघाती हमलावर होना शहादत की बात। और ये जो आतंकी आप देख रहे हैं, उमर, शाहीन और आदिल, ये भी मुजम्मिल, ये सब मिलकर दरअसल सुइसाइड बॉम्बर देश में ढूंढ रहे थे कि कैसे लोगों को आत्मघाती हमलावर बनाए, कैसे लोग बम बांधे और जगह जगह फट जाएं। अगली तस्वीर देखिए जरा। बाकायदा उमर के ठिकाने पर रेड हुई है। उमर के घर पर रेड हुई। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पहुंची हैं और घर के अंदर जो साहित्य मिला है उसकी जांच हो रही है। उमर के घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कुलगाम में जो उमर का घर है वहां एजेंसियां पहुंची हैं। तो उमर के घर की सख्ती से जांच हो रही है। अब देखिए उमर कैसे सुइसाइड बॉम्बर ढूंढते थे और बनाते थे ये आतंकी। क्या तरीका था इनके पास? उमर खुद सुइसाइड बॉम्बर था और फट गया लाल किले पर। शाहीन और उनके साथी भी यही काम कर रहे थे। उमर नबी कार धमाके से खुद को उड़ा लिया इसने। अगला है जसीर बिलाल जो सबसे कॉर्नर पर खड़ा है। उमर फिदाइन बनने को इससे उमर ने कहा था। अगला है शाहीन, मरीज और डॉक्टरों को सुइसाइड बॉम्बर बना रही थी।
दिल्ली दहलाने के लिए कई सुइसाइड बॉम्बर की तैयारी हो रही थी। मतलब उमर जैसे कई आत्मघाती हमलावर तैयार किए जा रहे थे। दिल्ली में 200 धमाके की साजिश की खबर सामने आई थी। तो क्या 200 जगह मानव बम से दिल्ली को दहलाने का प्लान था? एजेंसियों के मुताबिक जसीर बिलाल को फिदाइन बनाना चाहता था। बिलाल को आत्मघाती हमले की बाकायदा ट्रेनिंग तक दी गई थी, लेकिन बाद में बिलाल ने सुइसाइड बनने से इनकार कर दिया कि आत्मघाती हमलावर नहीं बनेगा। खबर यह है कि शाहीन भी आत्मघाती दस्ते तैयार करने में जुटी हुई थी और वो डॉक्टर के साथ ही मरीजों को भी सुइसाइड बॉम्बर बना रहे थे। डॉक्टर शाहीन और उमर मरीजों की मदद के बहाने ऐसे शिकार ढूंढते थे जिनका वो जरूरत पड़ने पर मानव बम की तरह इस्तेमाल कर सके। ये डॉक्टर मरीजों के घर तक पहुंच जाते, परिवार का बारीकी से जायजा लेते थे, फिर कुछ को एहसान तो कुछ को जिहाद के जाल में फंसा लेते थे और तैयारी थी कि पूरी दिल्ली में एक साथ कई आत्मघाती हमले हो। यह इनकी तैयारी का हिस्सा था। इसलिए बाकायदा देखिए इसमें उमर लीड कर रहा था। उमर था कौन? यह उमर लाल किले के पास धमाका जो हुआ फिदाइन आतंकी डॉक्टर उमर ने किया। पुलवामा का रहने वाला था, पिता एक सरकारी टीचर थे। हालांकि डॉक्टर उमर के पिता की दिमागी स्थिति अब ठीक नहीं है। टीचर पिता ने उसे अच्छा इंसान बनाने की बहुत कोशिश की। उसे डॉक्टर बनाने के लिए मां ने भी काफी जिम्मेदारियां संभाली। छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है जबकि बड़ा भाई छोटा मोटा काम करता है। बचपन से ही उमर पढ़ाई में अच्छा था। नीट में उसने 17वीं रैंक पाई। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज से ही एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई की। इसके बाद जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पताल में काम करने लगा। हालांकि दावा यह है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत बेपरवाह था। एक मरीज की मौत के मामले में उसे बर्खास्त कर दिया गया था। इसी कार्रवाई के बाद वो फरीदाबाद के अस्पताल में प्रोफेसर बन गया और फिर हरियाणा में रहकर आतंकवाद की साजिश रचने लगा। श्रीनगर में रहने वाली डॉक्टर के साथ 2022 में उसने सगाई भी की। हालांकि शादी से पहले ही आतंकी हमले के लिए उसने खुद को उड़ा लिया था। सुनिए जरा एक्स डीजीपी जम्मू कश्मीर एसपी वैद क्या कह रहे हैं। ये टिपिकल सुसाइड बॉम्बर का मेंटालिटी दिखाता है कि कंप्लीटली रेडिकलाइज्ड माइंड है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को कि इस तरह की इस लेवल की रेडिकलाइजेशन हो रही है। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर इस हद तक रेडिकलाइज्ड है कि वो अपने देशवासियों को मारने के लिए तैयार है, अपने आप को मारने के लिए तैयार है और अपने परिवार जो पीछे रह जाता है उसके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। अपनी माँ है, बहन है, बीवी बच्चे हैं, अगर शादीशुदा है तो इस तरह का आप देखिए ये कितना खतरनाक है और ये सारा पाकिस्तान से हो रहा है। सोचिए जरा ये कितनी बड़ी साजिश कर रहे थे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि न सिर्फ उमर आत्मघाती हमलावर बना रहा था बल्कि ये हमास जैसी साजिश भी कर रहे थे। ये आप देख रहे हैं, ये है बिलाल। इसी के पिता ने खुद को आग लगाकर जान दे दी है जब पता चला बेटे को एजेंसी ने उठा लिया। उमर ने इसे आतंकी बनाया। बिलाल को आज कोर्ट में पेश किया गया। अगली तस्वीर देखिए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, बिलाल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया? दिल्ली ब्लास्ट करने का। दानिश, उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया? दानिश, उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया? आपने ड्रोन्स किसके कहने में बनाए? दानिश, आपको मॉडिफाइड बॉम्ब बनाना किसने सिखाया? मॉडिफाइड ड्रोन बनाना किसने सिखाया? दानिश, आपको मॉडिफाइड रॉकेट बनाना किसने सिखाया? दानिश, आपको मॉडिफाइड रॉकेट बनाना किसने सिखाया? ये जिसे आप सुन रहे थे और देख रहे थे, इसी का नाम बिलाल दानिश है। पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, आपको ड्रोन बनाना और अटैक करना किसने सिखाया? इस तरह से ड्रोन अटैक की तैयारी थी। आतंकी पीओके में बैठक कर रहे थे जैश के साथ। अब सवाल यह है कि ड्रोन वाला अटैक और साजिश कैसे प्लान की गई? टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल से पहले हमास अटैक वाला प्लान था। आतंकी दिल्ली में हमास की तरह ड्रोन रॉकेट से हमला करना चाहते थे। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्रोन से कई बम गिराने का प्लान था ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और आतंकी पकड़े ना जाएं। और इस प्लान का मास्टरमाइंड था उमर का करीबी जसीर बिलाल। कश्मीर के काजीगुंड का रहने वाला उमर एक मस्जिद में मिला, यानी इन दोनों की मुलाकात मस्जिद में हुई। उमर ने तभी से ब्रेन वॉश कर उसे आतंकी वारदात के लिए तैयार किया। बिलाल छोटे ड्रोन हथियार बनाने और उनमें बदलाव का जानकार था। दिल्ली में कार धमाके के लिए उमर को तकनीकी मदद भी की बिलाल ने, और तैयारी यह थी कि अगर उमर नाकाम हो जाता है तो फिर बिलाल काम करेगा।
इसके लिए बिलाल ड्रोन में बदलाव कर खतरनाक रॉकेट बना रहा था और वो लाल किले जैसी जगह पर रॉकेट से हमले की तैयारी में था, लेकिन पुलिस और एजेंसियों ने उसे जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया। बिलाल को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां आमिर की तरह बिलाल को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है। एनआईए अब आमिर और बिलाल दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी और कश्मीर से जाकर धमाके से जुड़े और अहम राज खोलेगी। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। बिलाल के चाचा उमर को जानते थे, वो क्या कह रहे हैं। यासिर ऐसा काम कर रहा था, एज ए हिंदुस्तानी कैसे देखते हैं आप इसको? फिर वो गद्दार है, मगर वो है ही नहीं, वो उसने किया ही नहीं है, ये बात ही नहीं है। उसका भाई बाजार में दुकानदारी करता था, ये सब झूठ है। मैं उसको खुद गोली मार दूंगा अगर ये सच है। ये सब बिल्कुल झूठ है, इल्जाम है हमारे ऊपर। कहते हैं कि वो हमास की तरह वो बना रहा था, ड्रोन बनाता था, मिसाइल बना रहा था। ये बिल्कुल गलत बात है। इसका जो चाचा था उसने एक खिलौना लाया था बच्चे के लिए, उसी खिलौने पर उस बच्चे को उठाकर ले गए हैं कि ये तूने बनाया है। ये जो ड्रोन था, खिलौना है, ड्रोन बाजार से खरीद के लाया था बच्चे के लिए और इसी पर इसको जासिर के लिए लाया था। यासिर के नहीं, उसका छोटी बच्ची है उसके लिए। अब यासिर भी बच्चा ही था। तो लेकिन कहते हैं कि वो ड्रोन को बना रहा था, कोई हथियार बना रहा था। बिल्कुल ये गलत बात है, ये बिल्कुल झूठ है। इसकी वजह से मुझे ये लगता है कि जो डॉक्टर आदिल को फंसा गया वो भी गलत बात है। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैंने 2 रिश्ते हिंदुस्तान साथ किए हैं। लड़की की भी शादी हिंदुस्तान में, लड़के की शादी भी मैंने हिंदुस्तान में की है। मुझे 1993 में मुजाहिदों ने पकड़ कर लिया। मैंने उनको सीधा कहा कि अगर यहाँ पाकिस्तान बनेगा मैं दिल्ली में बसने के लिए जाऊंगा। मैंने रिश्ता किया है हिंदुस्तान के साथ। चाचा को सुन रहे थे जो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन इन आतंकियों ने कैसे नेटवर्क बनाया था, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, वो एक तस्वीर देखिए। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर मुजम्मिल की है, मुजम्मिल शाहीन के साथ है। और जब ये गाड़ी खरीदी जो आप देख रहे हैं, ब्रीजा गाड़ी जो बाद में बरामद हुई, ये जब गाड़ी लेने गए थे उस वक्त की तस्वीर है दोनों की। यानी ये सारे डॉक्टर्स एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन किसी को भनक नहीं लग रही थी क्योंकि ये कोड के जरिए जुड़े थे। इन सब के कोड वर्ड्स थे। क्या थे वो कोड्स? जैसे बिरयानी का मतलब था विस्फोटक सामग्री। दावत यानी हमले का दिन, अगर पूछा जाए दावत कब है तो आतंकी समझेगा हमले का दिन कब है। बिरयानी तैयार है यानी विस्फोट की पूरी तैयारी हो गई है। दावत के लिए तैयार रहो यानी धमाके के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद डॉक्टर उमर के बारे में देखिए कि डॉक्टर उमर इसका नाम था, मिस्टर मेडिसिन के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर उमर अल फलाह में मेडिसिन विभाग में था। बाकी आतंकी डॉक्टरों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, लोगों को फिदाइन बनाने के लिए ब्रेन वॉश करता था। अगला नाम है डॉक्टर मुजम्मिल अहमद का। मुजम्मिल को मिस्टर कोऑर्डिनेटर कहते थे। पिछले 3 साल से अल फलाह में डॉक्टर था। कश्मीर से दिल्ली फरीदाबाद तक लिंक थे इसके। मॉड्यूल के संदिग्धों से तालमेल का काम था इसका। डॉक्टर शाहीन, इनको मैडम सर्जन कहते थे। टेरर मॉड्यूल के डॉक्टर शाहीन को मैडम सर्जन कहते थे। भारत में जैश की महिला विंग हेड की सबसे ज्यादा पहुंच थी। सर्जन की तरह सबसे ज्यादा पैसे यानी फंडिंग उसे होती थी। शाहीन को 2 मोबाइल नंबर से सबसे ज्यादा फोन आते थे। एक का नाम था मैडम एक्स और दूसरे का मैडम जेड। क्या ये दोनों नाम मसूद अजहर की बहन और बहू के थे? क्योंकि भारत में टेरर से महिलाओं को जोड़ने का काम ये दोनों ही देखती थी। तो क्या फोन के जरिए वो डॉक्टर शाहीन को सीधे ऑर्डर दे रही थी या फिर मसूद गैंग से जुड़े किसी और शख्स के मोबाइल नंबर है? ये अब इसकी जांच एजेंसियां कर रही हैं। आपको दिखाऊं, एक तरफ तो किस तरह कोड के जरिए काम कर रहे थे, दूसरी तरफ देखिए कि एक्शन हो रहा है एजेंसियों के जरिए। ये आप देख रहे हैं अल फलाह में आज क्राइम ब्रांच और डीजीपी पहुंचे हैं। ये उसकी तस्वीर है। दूसरी तरफ अल फलाह के को फाउंडर के यहां ईडी की रेड हुई है। ओखला में रहते हैं को फाउंडर, उनके घर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारा। अब देखिए जरा अल फलाह में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें डर और दहशत है। ये तस्वीरें देख रहे हैं, अल फलाह खाली करके जा रहे हैं। वहां के कर्मचारी हो, वहां के छात्र हो, सब यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं।
अब देखिए जरा, दिल्ली ब्लास्ट के बाद इसमें ज्यादातर डॉक्टर शामिल हैं, इसलिए डॉक्टर्स रडार पर भी हैं। हर जगह डॉक्टर्स को शक की नजर से भी देखा जा रहा है और डॉक्टर्स के लॉकर्स पर रेड हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के लॉकर्स की पुलिस ने चेकिंग की। दूसरी तरफ देखिए जरा, अनंतनाग में भी रेड हुई है। यह अनंतनाग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए जांच एजेंसी कैसे एक्शन ले रही है। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर में अल फलाह के 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। फरीदाबाद, दिल्ली में ओखला के ठिकानों पर भी रेड की गई है। अल फलाह और उससे जुड़े संस्थानों की भूमिका खंगाली जा रही है। ग्रुप से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही है। साथ ही कई ऐसे पैटर्न सामने आए हैं जो फर्जी कंपनी की ओर इशारा करते हैं। सूत्रों के मुताबिक एक ही पते पर 9 फर्जी कंपनियां दर्ज हैं। अलग अलग कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल है। कागज पर जो कंपनियां दर्ज हैं, उनकी ऑफिस में कोई स्टाफ ही नहीं है। साथ ही उन ऑफिसों में बिजली पानी का भी इस्तेमाल नहीं होता है। ईपीएफओ, ईएसआईसी में उन कंपनियों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जबकि कागजों में उन कंपनियों का बड़ा कारोबार दिखाया गया। एक ही शख्स कई कंपनियों में डायरेक्टर है। केवाईसी भी कमजोर है। बैंक खातों से नाम मात्र का वेतन भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू देखिए, जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही मेडिकल कॉलेज पर भी एक्शन हुआ। 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने आदेश जारी किया और कहा था कि लॉकर उसे ही वापस होगा जिसका नाम लिखा होगा। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम में काउंटर इंटेलिजेंस ने छापा मारा है। एक डॉक्टर दंपति के घर और दूसरे ठिकानों पर एजेंसी ने छापेमारी की। घर और आसपास के परिसर से संदिग्ध किताबें, दस्तावेज जब्त किए गए। अलग अलग इलाकों से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। मुंबई में शक यह है कि तीनों दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के संपर्क में थे। आतंकियों से जुड़े रहने के लिए वो एक खास ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। तीनों को आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया है। इस स्तर पर कार्रवाई हो रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इनकम टैक्स के पूर्व कमिश्नर और सीनियर डॉक्टर। टेरर फंडिंग का जो खेल है, ये बहुत पुराना खेल है। पहले तो एक जैसे लेयरिंग करते थे, शेल कंपनीज बनाते थे, पर अगर मैं दिल्ली ब्लास्ट के संदर्भ में देखूं, एक यूनिवर्सिटी है अल फलाह यूनिवर्सिटी, और इन्होंने डॉक्टर्स को लिया है। ये अलग तरह का लंबा लेयरिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो रही है। एक दिन में डॉक्टर नहीं तैयार हुए होंगे कि 2015 से इस शाहीन के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो 2015 से इस चीज की तैयारी चल रही है। इन्होंने 2 बार फंड रेजिंग का कार्यक्रम किया है। फ्रंट इन्होंने शेल कंपनीज को ना बना के डॉक्टर्स को फ्रंट बना लिया, और डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है और एक यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेशन है, वहां पे कैश आना बहुत ही इजी काम है। जैसे ऐसे पीछे अभी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमने एग्रेसिव चेकिंग शुरू की है। बाकी लाकर जिसको अलॉट करते हैं, बाज़ाब्ता उसका नाम लिख के, कौन से डिपार्टमेंट में डेजिग्नेशन लिख के, लेकिन अब थोड़ा सा हमने चेंज किया है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली है। जैसे आपके सामने ही ये लाकर्स हैं, इनको हमने कोडिंग की है। नंबर 1 लिख दिया इधर, नंबर 1 देखो, ये नंबर 1 लाकर किसको हमने अलॉट किया है, किस डेट को अलॉट किया है, इसकी क्या की नंबर है और इसका क्या डेजिग्नेशन है, इसका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, और एक मास्टर की जो होगी, जो इस कंसर्न एरिया के इंचार्ज होगा, उसके पास ये रजिस्टर रहेगा। तो आतंकी हमले और आतंकियों पर जो कार्रवाई हो रही है, इससे सियासी बयानों ने और घमासान खड़ा कर दिया है। क्या कह रहे हैं सियासतदान, देखिए जरा। सबसे पहले देखिए, इमरान मसूद कह रहे हैं दिल्ली में आत्मघाती हमला करने वाले भटके हुए नौजवान हैं। जो आत्महत्या को जायज ठहरा रहे हैं, वो लोग गुमराह हैं और उनकी हरकतें इस्लाम की सही तस्वीर पेश नहीं करती। इसके अलावा रवि किशन कह रहे हैं ये देशद्रोही देश को बर्बाद करने आए हैं। वो सैकड़ों लोगों की जान लेने आए हैं। अगर कोई सुर्खियों के लिए इसका समर्थन कर रहा है तो वो घोर पाप कर रहा है और देश का विरोध कर रहा है। महबूबा मुफ्ती कह रही जम्मू कश्मीर के हालात बहुत खतरनाक लग रहे हैं। दिल्ली में कश्मीर के एक युवक ने गुस्ताखी
की तो उसकी सजा पूरे जम्मू कश्मीर को मत दीजिए। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं दिल्ली धमाके में जो भी शामिल थे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मेहरबानी कर हर कश्मीरी और हर मुसलमान को शक की नजर से मत देखिए। अपर्णा यादव कह रही हैं आतंक के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। गृह मंत्री ने कहा है आतंकियों को पाताल से भी खोज कर लाएंगे, फिर कुछ सियासी दल भटकाने में क्यों लगे हुए हैं। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। मेहरबानी करके हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और खासकर हर कश्मीरी मुसलमान को शक के नज़रिए से मत देखिए। जो इस हादसे के लिए और जो खासकर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जो उसके लिए कसूरवार हैं, उनको पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको मेहरबानी करके इस दायरे में मत लाइए। बड़ा खतरनाक मामला है और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो इस वक्त हम देख रहे हैं हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खौफनाक लग रहा है। किसी ने गलती की दिल्ली में जाके, तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए उसके लिए। ऐसी ताकतें हैं और उनके जो आका हैं उनका जो है वो कार्रवाई ऐसी हो रही है, और खुद अमित शाह जी ने भी कहा है और हमारी सुरक्षा बलों ने भी कहा है कि ऐसी होगी कि उनके लिए जो है सबक भी होगा और उनके आकाओं के लिए संदेश। आप कौन से रास्ते पर जा रहे हो? इस्लाम का ये रास्ता नहीं है। आप बता रहे हो, वीडियो जारी कर रहे हो कि मैं शहीद हो जाएंगे। शहीद हो गए तो तुम्हारे लिए जहन्नुम के रास्ते खुलेंगे। सबसे पहली बात तो खुदकुशी करना हराम, और खुदकुशी कर रहे हो और अपने साथ बेगुनाह लोगों को मार रहे हो, और तुम शहीद कैसे हो सकते हो? मतलब क्या है उसके अंदर शहादत का? तो ये भटकना नहीं है तो और क्या है? इस्लाम की कौन सी तस्वीर पेश करना चाह रहे हो? हमारे यहाँ आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। जांच चल रही है, इसलिए जिन्होंने भी ये घिनौना कृत्य करने का दुस्साहस किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जैसे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि उनको पाताल से भी ढूंढ करके सरकार लाएगी, उन्हें फांसी के तख्ते पर पहुंचाएगी। जीरो टॉलरेंस हमारे आतंकवाद के प्रति जो है किसी प्रकार का हमारा समर्थन नहीं है। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी यह बात तय कर रखी है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं बिहार। बम्पर जीत, टेंशन में पाकिस्तान। बिहार के नतीजे आए। बिहार के नतीजे की बात न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी हो रही है। वो तस्वीरें आपको दिखाऊं और पाकिस्तान में क्या बात हो रही है उससे पहले एक और तस्वीर देखिए। नीतीश कुमार आज पहुंचे गांधी मैदान जहां शपथ हो रही है, उसकी तैयारियां देखने, तैयारियों का जायजा लेने। देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं। नीतीश गांधी मैदान में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। 20 तारीख को शपथ है, इसलिए गांधी मैदान का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए। और कहां मंच बनेगा, कहां कुर्सियां लगेंगी, कहां मेहमान बैठेंगे, कहां वीआईपीज बैठेंगे, ये सारी जानकारी नीतीश कुमार ने ली। अब देखिए जरा, आपने सुन लिया पाकिस्तान में क्या बात हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया इस जीत की बात कर रही है। पूरी दुनिया के अखबारों में छप रहा है बिहार की जीत। देखिए क्या छप रहा है, ये आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स। एनडीए की बंपर जीत दुनिया में चर्चा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नीतीश कुमार की शानदार जीत बताया है इस जीत को। अखबार ने चुनाव से पहले मतदान सूची में हुए बदलाव का भी जिक्र किया है। लॉ एंड ऑर्डर और महिला आधारित योजना से नीतीश की छवि मजबूत हुई है, यह कहना है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने नीतीश की बाइडेन से तुलना कर दी है। चुनाव के दौरान नीतीश कुमार भारत के जो बाइडेन में बदल गए थे। उन्हें भाषणों के लिए मंच पर तो लाया जाता था, लेकिन बाकी समय वो सहयोगियों के घेरे में रहते थे, जो बोलने में उनकी भूल चूक, सूनी निगाहों और याददाश्त गिरने से चिंतित रहते थे। नीतीश समर्थक उनकी सेहत पर चर्चा को भी अपमान मानते हैं। नीतीश को वोट ना देना तो दूर की बात है। ब्लूमबर्ग के लेख में महिलाओं को पैसे देने का जिक्र किया गया है। आखिरी वक्त में लाखों महिलाओं के बैंक खातों में पैसा जमा किए गए। इसके बाद नीतीश फिर से सत्ता में लौट आए। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, बिहार की जीत मोदी के लिए क्यों अहम है। इस जीत को केंद्र सरकार को मजबूती देने वाला बताया है। केंद्र की सरकार क्षेत्रीय दलों के समर्थन से चल रही है। अगले 2 साल में बंगाल, यूपी, असम में चुनाव होने 2029 से पहले वो राजनीतिक रफ्तार हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक विश्लेषक नजम सेठी ने कैंपेन की सराहना की है कि बीजेपी ने पहली बार
इसे मुद्दा आधारित चुनाव बनाया है। इन्होंने महंगाई की बात की है, पैसे बांटे हैं, लोगों को सुविधाएं दी हैं। पाकिस्तान सरकार को भी बिहार मॉडल से सीखने की सलाह दी गई है। यह दुनिया में बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ शपथ की तैयारी हो रही है जोर शोर से। गांधी मैदान में शपथ के दिन कब बचे हैं और भव्य समारोह की तैयारी है। इसलिए देखिए जरा, दूसरे नेता भी पहुंच रहे हैं, डिप्टी सीएम भी पहुंचे गांधी मैदान। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, सोफे लग चुके हैं। जो वीवीआईपीज आएंगे उन्हें आगे सोफे पर बैठाया जाएगा। बाकी जो सामान्य कार्यकर्ता नेता होंगे उनके लिए कुर्सियां लगाई जा रही हैं। बड़ा पंडाल लगा दिया गया है, कारपेट खड़ी हुई है और प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है। आज खुद नीतीश कुमार के साथ देखिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे, उनके साथ विनोद तावड़े भी थे, गांधी मैदान पहुंचे। और इन तैयारियों के बीच एक अच्छी तस्वीर आई है, और वो अच्छी तस्वीर है नीतीश कुमार की उनके सुपुत्र निशांत के साथ। पिता की जीत के बाद पुत्र ने बधाई दी है। निशांत अमूमन सुर्खियों से दूर रहते हैं, निशांत खबरों से दूर रहते हैं, मीडिया कैमरों से दूर रहते हैं, बयानों से दूर रहते हैं, लेकिन पिता के लिए ये जीत बड़ी है और बेटे के लिए उससे भी बड़ी है, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे, जो कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी जीत नहीं होगी, नीतीश कमजोर नजर आ रहे थे, लेकिन बंपर और बड़ी जीत हुई। तो नीतीश के बेटे निशांत उन्हें बधाई दे रहे हैं गले लगाकर। अब देखिए जरा शपथ की महातैयारी कैसे हो रही है। बिहार के नए सीएम की शपथ को लेकर तैयारियां जारी हैं। पटना के गांधी मैदान में तैयारी चल रही है इस वक्त। कल एनडीए के विधायकों की पटना में बैठक होनी है। नवनिर्वाचित विधायक नेता का चुनाव करेंगे। नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। इसके बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में तैयारियों का जायजा लिया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी सहित कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। बीजेपी ने इस बैठक के लिए केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इससे पहले दिल्ली में कैबिनेट को लेकर चर्चा हुई। जेडीयू की तरफ से लल्लन सिंह और संजय झा दिल्ली पहुंचे, बैठक में शामिल हुए। नीतीश के साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी कोटे से ही होंगे। सम्राट चौधरी के साथ किसी और को मौका मिल सकता है। स्पीकर की रेस में प्रेम कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है। प्रेम कुमार गया टाउन से 9वीं बार विधायक बने हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में प्रेम कुमार शामिल हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। शपथ कराने वाले ये परम सौभाग्य, बिहार की जनता का अभिनंदन। मैंने तो बोला ही था, दिल्ली से पटना में भी बोला था, ये जीत ऐतिहासिक है। जो लोग कहते थे कि बिहार जातियों में बटा हुआ है, उस बिहार ने जाति से आगे जाकर दिखाया है कि बिहार क्या है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य, मुख्यमंत्री सहित सब लोग ओथ लेंगे। एनडीए की सरकार जहां जहां है वहां से उनके प्रतिनिधि सभी लोग आएंगे और बाकी बिहार की जनता होगी, तो सब लोगों के समक्ष शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी। अलग अलग बैठकें हो गई है, जदयू की बैठक हो गई है, भाजपा की बैठक हो गई है, और सम्मिलित बैठक 19 को संभवतः होगी, और उसी में नेता चुने जाएंगे एनडीए का। जैसा कि सुनना है कि 20 तारीख को होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी समय दे रखा है। चर्चा चल रही है कि इस बार आपको बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी आपको देने जा रही है, कैसे निभाएंगे? वैसे इसकी जानकारी मुझे है नहीं। अभी तक पार्टी के द्वारा संगठन में, सरकार में जो जिम्मेदारी दी गई है, हम उस पर खड़े उतरने का प्रयास किया। और अब बात बिहार चुनाव में उनकी, जिनकी बात पूरा देश कर रहा है, उनका हुआ क्या और वो गए कहां। बात प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर कहां गए नतीजों के बाद कुछ पता नहीं था, लेकिन आज प्रशांत किशोर सामने आए। अगली तस्वीर देखिए, प्रशांत किशोर आज सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी सवालों के जवाब दिए। कहा जा रहा था क्या प्रशांत किशोर संन्यास ले लेंगे, तो देखिए करारी हार पर प्रशांत किशोर ने माफी मांगी। क्या हुआ, बिहार चुनाव में हार के 4 दिन बाद प्रशांत किशोर सामने आए। चुनाव में पीके की पार्टी खाता तक नहीं खोल सकी।
238 में से 236 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। अब इस हार को लेकर प्रशांत किशोर ने माफी मांगी। पीके ने कहा प्रायश्चित के लिए सामूहिक मौन उपवास करेंगे। 20 नवंबर को प्रशांत किशोर एक दिन का मौन व्रत भी रखेंगे। हार की वजहों को लेकर प्रशांत किशोर ने चर्चा की। बिहार की जनता को नहीं समझ सका, जाति धर्म की राजनीति नहीं की, व्यवस्था परिवर्तन में कामयाब नहीं रहे, लेकिन राजनीति बदलने में कुछ कामयाब जरूर रहे, कुछ कमी जरूर रही होगी। 100% जिम्मेदारी मेरी है, प्रशांत ने कहा। पार्टी की हार की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने स्वीकार की। प्रशांत किशोर ने कहा वो बिहार नहीं छोड़ने वाले, बिहार में ही रहूंगा और दोगुनी ताकत से लड़ूंगा। नीतीश पर पैसे बांटकर वोट खरीदने का आरोप लगाया। पहली बार किसी चुनाव में 40,000 करोड़ खर्च करने का वादा किया गया। हर विधानसभा में करीब 60,000 लोगों को 10,000 रुपया दिया गया। साथ ही 2 लाख रुपए का लोन देने का वादा किया गया। आंगनबाड़ी आशा प्रवासी मजदूरों को 29,000 करोड़ बांटा गया। जाति धर्म के आधार पर बांटने का गुनाह नहीं किया। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर। हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी, हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है। मैं बिल्कुल कैमरे पर आपसे मान रहा हूं कि मुझे नीतीश कुमार, लालू जी, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी जैसे धुरंधर नेताओं की तरह बिहार की समझ नहीं है। मुझे नहीं समझ है कि बिहार को जातियों के आधार पर कैसे और बांटा जाए। मुझे ये समझ नहीं है कि 10,000 रुपया देकर कैसे वोट और खरीदा जाए। जिनको समझ है वो लोग जीत कर आए हैं और उनको सत्ता मुबारक हो और बिहार की जनता को वो लोग मुबारक हो। अब बिहार में एक और लड़ाई चल रही है, बिहार में परिवार की लड़ाई, तेजस्वी और रोहिणी की लड़ाई। रोहिणी ने आज एक के बाद एक कुछ और पोस्ट किए और उस पोस्ट में कुछ और आरोप लगाए। तस्वीर आप देख रहे हैं, रोहिणी ने पोस्ट किए, रोहिणी के साथ साथ तेज प्रताप ने भी पोस्ट किए। रोहिणी ने एक ऑडियो भी जारी किया है, सुनिए जरा रोहिणी उसमें क्या कह रही है। हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे। शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का, बताइए। बेटा का है नहीं दिया। रोहिणी ने दरअसल एक पत्रकार को फोन किया था, जिसमें पत्रकार ने कहीं बोला था कि रोहिणी को अपने घर रहना चाहिए था। उस पर रोहिणी पूछ रही थी पत्रकार से सवाल। देखिए हुआ क्या। आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार में घमासान जारी है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर एक्टिव है। रोहिणी आचार्य ने पत्रकार के साथ बातचीत का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वो पत्रकार को जमकर खरी खोटी सुना रही। वो पत्रकार से पूछती हैं, क्या आप ये हिसाब किताब रखे हैं कि मैं अपने मां बाप के पास कितना आती जाती हूं। इस वीडियो में रोहिणी का गला बैठा हुआ लग रहा है। ऐसा तब होता है जब बहुत ज्यादा रोया हो कोई या बहुत जोर से चीख कर बोला हो। वो भर्राई हुई आवाज में अपनी बात कह रही। रोहिणी ने पत्रकार से पूछा, आपने बता दिया कि शादीशुदा औरतों का क्या काम है, आपकी हिम्मत यह पूछने की क्यों नहीं हुई कि शादीशुदा औरत की हिम्मत कैसे अपने बाप को किडनी देने की, बेटे ने किडनी क्यों नहीं दी, ये रोहिणी आचार्य आपसे पूछ रही हैं। इस पर पत्रकार ने कहा आप क्रोध में हैं। इस पर रोहिणी ने कहा वो क्रोध में नहीं है, सवाल पूछ रही हैं। अब देखिए तेज प्रताप ने कहा, रोहिणी के बड़े भाई तेज प्रताप ने भी इस मामले पर बयान दिया। तेज प्रताप पहले दिन से ही रोहिणी आचार्य के समर्थन में। तेज प्रताप ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार सरकार से अपील की है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के मानसिक उत्पीड़न की आशंका जताई। तेज प्रताप ने इस मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। कल आरजेडी की बैठक में लालू ने भी रोहिणी मामले पर बयान दिया। लालू ने विधायकों से कहा, यह हमारे घर का मामला है, सभी घर में इस तरह की बातें होती हैं, हम घर में ही इसे सुलझाएंगे, मैं इसे निपटाने के लिए वहां मौजूद हूं। तेजस्वी ने कहा, आरजेडी बैठक में तेजस्वी ने भी इशारों में रोहिणी का जिक्र किया। उन पर किसी का टिकट काटने का दबाव डाला गया था। यानी तेजस्वी कह रहे थे कि क्या रोहिणी ने किसी का टिकट काटने का दबाव डाला था।
लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तेजस्वी ने मौजूद पार्टी विधायकों से पूछा, मैं क्या करूं, पार्टी देखूं या फिर परिवार? सुनिए अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। लालू यादव की आरजेडी पार्टी नहीं थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, वो एनपीए हो गया, डिफॉल्टर हो गया और परिवार में इसीलिए कोहराम हो रहा है। किसके कारण डिफॉल्टर हुआ? जो भी घटना रोहिणी आचार्य के साथ हुआ है, जैसा कि वो बोल रही हैं और पोस्ट कर रही हैं मीडिया में, वो बहुत घृणित चीज है। एक तरफ वो कहते थे कि माई बहन योजना चलाएंगे और दूसरी तरफ अपने के यहाँ बहन को तिरस्कृत करके वो चला दिए। तो बिहार की जनता ने अच्छा किया, पहले ही समझ लिया था कि नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी बोलते हैं कुछ और करेंगे कुछ, इसलिए उनको लोग नकार दिया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दिल्ली धमाकों से जुड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली धमाके के बाद टेरर फंडिंग को लेकर जांच हो रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक की, जावेद सिद्दीकी इनका नाम है। ईडी ने आज अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई ठिकानों पर भी छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने 48 लाख रुपए नगद, कई डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज जब्त किए। ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी हुई और ट्रस्ट में आने वाला पैसा परिवार की कंपनियों में ट्रांसफर किया गया है। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मुख्तार के बेटे की शादी और वीआईपी मेहमान पहुंचे उसमें। तस्वीर में आपको दिखाऊं, मुख्तार की ये परिवार है, ये बड़ा बेटा उमर जो जेल में था और ये छोटा बेटा ये अब्बास है और ये उमर है। अब्बास जेल में था और उमर भी जेल में था। अब मैं आपको दिखाऊं शादी की तस्वीरें। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये है शादी की तस्वीरें जिसमें अब्बास अंसारी, उमर अंसारी नजर आ रहे हैं, मुख्तार के सुपुत्र। अब देखिए शादी में असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं और दूसरे बड़े नेता पहुंचे हैं। आपसे तो मैं पूछूंगा ही नहीं, आप तो अपने बॉस के साथ चल रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, ये एक और तस्वीर है कि असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर आप देख रहे हैं उमर के साथ। बहारें ही छाएं, ये खुशियां ही पाए कि शादी है मेरे यार, अभी ये जाए। तो माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का रिसेप्शन दिल्ली में हुआ। उसमें एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई बड़े नेता पहुंचे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई सांसदों ने भी इसमें शिरकत की। रिसेप्शन में आए मेहमानों का स्वागत अफजाल अंसारी ने किया। अफजाल अंसारी मुख्तार के भाई और गाजीपुर से सपा के सांसद हैं। रिसेप्शन में बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी मौजूद थे। उमर का निकाह 15 नवंबर को दिल्ली के अशोक लॉन में हुआ था। निकाह में उमर पत्नी को पिता की फोटो दिखाकर भावुक भी हुए। वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें मुख्तार की फोटो वो अपनी पत्नी को दिखा रहे हैं। फरार होने की वजह से उमर की मां अफशा शामिल नहीं हो पाई। उमर अंसारी के निकाह के आयोजन को बेहद निजी रखा गया था। यहां तक कि मेहमानों को भी शादी की बात बताने से मना किया गया था। जब तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई तो निकाह की बात सामने आई। उमर मां के फर्जी साइन केस में 30 अक्टूबर को जेल से रिहा हुए थे। 3 अगस्त को उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर अंसारी को जमानत दे दी। अब देखिए जरा उमर की इस शादी के कार्यक्रम में कौन कौन से सियासतदान पहुंचे थे। यह है मुख्तार के बेटे की शादी और मेहमानों में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वकील कपिल सिब्बल, असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, सांसद कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी और समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पहुंची थी। साथ ही संभल के सांसद बर्क पहुंचे थे। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रिया सरोज सांसद समाजवादी पार्टी की, वो पहुंची। एसपी के सांसद धर्मेंद्र यादव पहुंचे थे और ओसामा शहाब जो कि आरजेडी के विधायक हैं, सीवान से चुने गए, वो पहुंचे थे। ये लोग पहुंचे थे शादी में। तो आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है नक्सलवाद की लाइफलाइन खल्लास। एक बड़ा एनकाउंटर हुआ
और वो एनकाउंटर नक्सलियों के खिलाफ हुआ, कुछ इसी तरह का एनकाउंटर जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर लिया। अब देखिए बड़ा नक्सली कमांडर जो ढेर हुआ है, वो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है कमांडर हिडमा, और हिडमा को ढेर कर दिया गया है। आज सुरक्षा बलों ने ढेर किया हिडमा को। 1 करोड़ का इनामी था, इसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था और बड़ी कामयाबी माना जा रहा है हिडमा का ढेर किया जाना। और हिडमा के साथ साथ कई और उसके साथी भी मौजूद थे जिन्हें मार गिराया गया। ये 6 नक्सली और ढेर किए गए। हिडमा की पत्नी भी मार गिराई गई है। देखिए जरा नक्सलियों के पास से जो बरामदगी हुई है, इसमें गोला बारूद है, राइफल है, बंदूक है और उनके शव भी आप देख रहे हैं। कुछ अत्याधुनिक हथियार भी इनके पास से मिले हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें AK-47 भी शामिल है, क्योंकि हिडमा बहुत हाईटेक हथियार अपने साथ रखता था। और सोचिए हिडमा के मारे जाने के बाद पटाखे, आतिशबाजी हो रही थी, सुकमा में जश्न मन रहा था। मार्च ढेर सारे नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, अरेस्ट भी हुए, सरेंडर भी हुए हैं। अब जो थोड़ा बहुत बचा है 31 मार्च के पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरा कर दी। डेडलाइन से पहले नक्सल किंग का खात्मा। बरसों तक जो नक्सलवाद का पर्याय रहा, जिसने 1-2 नहीं सैकड़ों जवानों की जान ले ली, जो लाल आतंक से धरती को खून से लाल करता रहा, अब वो खूंखार नक्सली हिडमा ढेर हो चुका है। 3 कुख्यात नक्सली हैं, हिडमा है, उसमें गणपति हैं और दियोजी हैं। इनको आप कब तक या पकड़ देंगे या मार देंगे? नहीं, मैंने कहा ही 31/3/2024। अमित शाह ने डेडलाइन समूचे नक्सलवाद के सफाए को दी है, लेकिन एक और डेडलाइन दी थी 30 नवंबर 2025, जो सबसे खतरनाक नक्सल कमांडर हिडमा के खात्मे की थी। शाह ने टारगेट दिया जिसे जवानों ने डेडलाइन से 12 दिन पहले ही पूरा कर दिया, और हिडमा उसी मिट्टी में मिल गया जहां उसने दशकों तक खूनी खेल खेला। अब देखिए जरा 1 करोड़ के इनामी को कैसे ढेर किया गया। बहुत मुश्किल काम था, आसान काम नहीं था सुरक्षा बलों के लिए। दरअसल छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के बॉर्डर इलाके में रात का वक्त था। घने जंगलों में जवानों ने नक्सलियों की घेराबंदी की। कई नक्सलियों के साथ उनका कमांडर हिडमा वहां मौजूद था। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया, लेकिन दावे के मुताबिक नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और काफी देर तक दोनों ओर से अंधाधुंध गोलीबारी होती रही। मुठभेड़ इतनी भीषण थी कि सुबह तक गोलीबारी हुई, लेकिन सुबह करीब 6:30 बजे जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। एनकाउंटर में हिडमा और उसकी पत्नी समेत 6 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ आंध्र बॉर्डर पर मरेड मिल्ली जंगल में यह एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ के बाद हिडमा समेत सभी नक्सलियों के शव बरामद हुए। साथ ही मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले। इनमें 2 AK-47 राइफल, 1 रिवॉल्वर, 1 पिस्तौल शामिल है। जो AK-47 मिला है वो माना जा रहा है कि हिडमा का ही था, क्योंकि वो हमेशा कई लेयर की सुरक्षा और AK-47 से लैस रहता था। कुख्यात नक्सली हिडमा की मौत की तारीख पहले तय थी। गृह मंत्री ने 30 नवंबर तक हिडमा को ढेर करने को कहा था, लेकिन शाह की डेडलाइन से 12 दिन पहले हिडमा मारा गया है। सुनिए जरा गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं। नक्सलवाद की थियोरी फैलाने वाले पशुपति टू तिरुपति का रेड कॉरिडोर की बात करते थे। देश के 130 से ज्यादा जिलों में फैले हुए थे। आज 11 जिले बच गए हैं और विशेष रूप से नक्सल प्रभावित 3 ही जिले बचे हैं, और ढेर सारे नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, अरेस्ट भी हुए, सरेंडर भी हुए हैं। और मैं मानता हूं कि ये हिंसक आंदोलन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है।
अब जो थोड़ा बहुत बचा है 31 मार्च के पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरा कर दी। अब देखिए जरा हिडमा क्या करता था। 263 जवानों की हत्या का गुनाहगार है। हिडमा ने पिछले 20 सालों में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। वो 26 से ज्यादा बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था, क्योंकि हिडमा 2009 से 2021 तक नक्सल बटालियन का चीफ था। इस दौरान हिडमा के कार्यकाल में 155 जवानों की जान गई। 2010 में हुआ दंतेवाड़ा का भयानक हमला में यह शामिल था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। 6 अप्रैल 2010 को हुआ नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा हमला, जिसमें सर्चिंग कर रहे 150 जवानों पर 1000 नक्सलियों ने हमला किया था। 76 जवान शहीद हुए थे, 8 नक्सली मारे गए थे। इस भीषण हमले का मास्टरमाइंड हिडमा और बसवराजू था। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में भयानक हमला हुआ था। 250 नक्सलियों के हमले में कांग्रेस के बड़े नेता समेत 32 लोग मारे गए थे। इसके अलावा 2007 में बस्तर में सुरक्षा कैंप पर हमले में भी यह शामिल था। तब बस्तर के रानी बोदली अटैक में 55 जवानों की शहादत हुई थी। 2010 में चिंगावरम हमले में 20 जवान शहीद हुए थे और 2014 में सुकमा के टाकवाड़ा अटैक में 16 जवानों की मौत हुई थी। 2017 में सुकमा के बुरकापाला में हमले के दौरान 25 जवान शहीद हुए। 2020 में सुकमा के चिंता गुफा में 17 सुरक्षा कर्मियों की जान गई। बीजापुर के टेकलगुड़ा हमले में 2021 में 22 जवानों की मौत हुई, यानी करीब 250 से ज्यादा जवानों को मारने में हिडमा का बड़ा रोल था। सुनिए जरा आईजी क्या कुछ कह रहे हैं। 6 माओवादियों की डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा, जो पूर्व में पीएलजी बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में इसका पहचान है। उनका डेड बॉडी भी आज के मुठभेड़ में रिकवर की गई। साथ साथ जो माडवी हिडमा के पत्नी राजे एवं अन्य 4 कैडर्स, कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी मुठभेड़ सेल से बरामद की गई। माडवी हिडमा का इस मुठभेड़ में मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए काफी एक निर्णायक बढ़त है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं बांग्लादेश में हसीना को सजाए मौत देने के बाद क्या माहौल है। बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना क्या? तस्वीर में आपको दिखाऊं। बांग्लादेश में पुलिस ने बीती रात लाठीचार्ज किया। शेख हसीना को सजाए मौत के ऐलान के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे। है लाइफ का फंडा की क्या है खास? दिमागी ताकत के सामने हादसे या शारीरिक चुनौतियां भी बौनी हो जाती हैं। भारत के जाबाज हॉकी खिलाड़ी रहे संदीप सिंह इसकी मिसाल है। महज 17 साल की उम्र में उन्हें ओलंपिक का टिकट मिला। जूनियर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल किए तो वर्ल्ड कप की टीम में भी उन्हें जगह मिल गई। वर्ल्ड कप में भाग लेने कालका शताब्दी से दिल्ली आ रहे थे, तभी ट्रेन में एक गार्ड से गलती से गोली चल गई। गोली संदीप सिंह के कमर में जा लगी। संदीप सिंह की जान तो बच गई, लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा लकवा मार गया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, तुम अब कभी हॉकी नहीं खेल पाओगे। हाँ, अगर तेज रिकवरी चाहते हो तो फिर पेन किलर मत खाना। बस इस एक लाइन को संदीप सिंह ने वापसी का मंत्र बना लिया। उन्होंने अपने भाई से हॉकी स्टिक मंगवाई और उसे हाथ में लेकर खुद से वादा किया, मैं फिर से खेलूंगा, ग्राउंड पर उतरूंगा। वो साल भर दर्द से चीखते तड़पते रहे, लेकिन पेन किलर नहीं लिया। दिल्ली से जर्मनी तक अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चला। डॉक्टर भी हैरान थे कि जिसे इतनी गहरी चोट लगी है, वो 2 साल के अंदर न केवल अपने पैरों पर चलने लगा, बल्कि फिर से हॉकी खेलने लगा और टीम में जगह भी बनाई। वापसी के बाद जिस टूर्नामेंट में संदीप खेले, उसमें सबसे ज्यादा गोल किए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। बाद में संदीप सिंह लंबे वक्त तक भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे। हरियाणा के खेल मंत्री रह चुके संदीप ने अपने संघर्षों से फंडा दिया, आपके हौसले और जिद के सामने शारीरिक चुनौती कुछ नहीं। आप मानसिक तौर पर जितने मजबूत होंगे, आपकी फिजिकल रिकवरी यानी चोट या मुश्किलों से उतना ही तेजी से आप उबर भी पाएंगे। तो बहरहाल, जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।